कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम यहाँ आगंतुक जितने भी सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम प्रारंभ हो औपचारिक रूप से उससे पूर्व हम एक सामान्य परिचय यहाँ पर देना आवश्यक समझते हैं इस कार्यक्रम का, ताकि वह सुव्यवस्थित रूप से कार्यक्रम आगे चले आज का, ताकि हमारे अतिथि जो हैं वह पूर्ण रूप से परिचित हो जाएं जो कि ये कार्यक्रम क्या है, किस तरह से, क्यों ये रखा गया। आज से लगभग 3 वर्ष पूरा हो चुका है इसका। एक प्रकल्प यह प्रारंभ किया गया था संस्कृतांतर वीक्षा नाम से, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि संस्कृत क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है वैयक्तिक स्तर पर या भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने वैयक्तिक स्तर पर कार्य किया है, उन्हें यहाँ पर ससम्मान बुलाया जाए और उनके संदर्भ में जाना जाए उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और किस तरह से और कार्य किया जा सकता है। जो युवा हैं वह किस तरह से संस्कृत और संस्कृति को देखें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह मूल रूप से जो वैयक्तिक स्तर पर कार्य है उनको अधिक प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है, उसकी अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर तो हमारी बाध्यता होती है क्योंकि उसके लिए हमें वेतन मिलता है या अन्य किसी प्रकार की प्रतिबद्धता होती है जिस कारण से हम कार्य करते हैं। लेकिन वैयक्तिक स्तर पर स्वेच्छया जो कार्य करते हैं वह विशेष महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो मुख्य संयोजिका के रूप में डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी हैं। इस कार्यक्रम के समग्र रूप से मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर सरिता जी हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से यहाँ पर संयोजक हैं जो कि भिन्न भिन्न राज्यों से संबद्ध हैं। वो इसलिए रखा गया है ताकि वो अपने राज्यों के जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर उपस्थापित कर सकें, क्योंकि हर जगह एक व्यक्ति की दृष्टि नहीं हो सकती है और बहुत ही बेहतर तरीके से यह कार्य निरंतर चलता रहा है और अलग अलग देश के विदेश के अलग अलग आचार्यों को, सामान्य संस्कृत प्रेमी को यहाँ पर लाया गया और हम लोग बहुत कुछ सीखने का, समझने का संस्कृत क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसका अवसर हमें मिला है। आज जिनको लाया गया है उनके संदर्भ में तो अभी चर्चा होगी ही और दीपिका जी बताएंगी। ये औपचारिक रूप से प्रारंभ होने पर एक हमने 5 मिनट का गैप जानबूझ करके रखा था ताकि एक परिचयात्मक ही हो जाए, तो वो चर्चा करेंगी ही। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ संस्कृत जगत के लिए इन्होंने जितना कार्य किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। वैयक्तिक स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, संस्थागत जो इन्होंने कार्य किया वो तो अलग है, वैयक्तिक स्तर पर इन्होंने जितना कार्य किया है अपने आप में अद्भुत है। तो इसी कारण जो इनसे संपर्क किया गया और यहाँ पर जिनको ससम्मान बुलाया गया है, क्योंकि आपके संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे, आपके कार्यों के संदर्भ में आपने क्या क्या किया है और आगे क्या गतिविधि है, क्या आपने योजनाएं बनाई है और किस उससे कैसे संस्कृत जगत और भारतीय संस्कृति जो है वह आप प्लावित हो सकेगी और उसके लिए आप की भूमिका क्या रहेगी। इन्हीं सब बिंदुओं को समझने के लिए, जानने के लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। अब हम यह अपना वक्तव्य यहीं पर अनौपचारिक रूप से जो वक्तव्य है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। औपचारिक कार्यवाही हेतु जो मुख्य संयोजिका है उनको हैंडल करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम प्रणमामि महोदय। मंगलाचरणस्य अनन्तरस्य
संस्कृतान्तर्वीक्षा नाम्नेति जिज्ञासा प्रशमनस्थले भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं बिभर्मि। महोदय, मम मनसि एकः जिज्ञासा समुदेति। जिज्ञासा एवमेव अस्ति, स्वकीय अकादमिक यात्रा विवरण पुरस्सरं व्यक्तिगरूपे संस्कृतं प्रति यत् योगदानम् अस्ति तस्मिन् विषये संक्षिप्त रूपे दिग्दर्शनं कुर्वन्तु। नमस्काराः। धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी मम नाम। उत्तर प्रदेशस्य मिर्जापुर जनपदस्य बरकछा ग्रामे मम जन्म। यतोहि मम पिता प्रोफेसर डॉक्टर एन.आर. दुबे रांची विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर आसीत्, अतः प्राथमिक कक्षातः PhD पर्यन्तं मम शिक्षा रांच्यामेव अभवत्। स्नातकोत्तर परीक्षयोः मया प्रथम श्रेण्यां प्रथम स्थानं विश्वविद्यालये लब्धम्। संस्कृत साहित्ये वनस्पति जीवन दर्शनम् इति विषयम् अधिकृत्य अहं PhD उपाधिं प्राप्तवान्। सम्प्रति अहं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे विभागाध्यक्षरूपेण कार्यरतोऽस्मि। विश्वविद्यालयोऽयं पुरा रांची कॉलेज नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्, यत्र 8उत्तर-2000 ख्रीष्टाब्दे मम नियुक्तिः जाता। एतत् पूर्वम् अहं हिंदुस्तान टाइम्स इत्याख्ये राष्ट्रीये आंग्ल समाचार पत्रे संवाददातृरूपेण कार्यरतः आसम्। 14-2000 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य महामहिम राष्ट्रपति महोदयैः मह्यं महर्षि बादरायण व्यास सम्मानः प्रदत्तः। उत्कृष्ट शोध लेखनार्थम् अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनस्य विविधेषु अधिवेशनेषु अहं पुरस्कृतोऽस्मि। प्रतियोगिता दर्पण नाम्ना राष्ट्रीय प्रतियोगिता पत्रिका द्वारा आयोजितासु विविधासु निबंध वाद विवाद लेखन प्रतियोगितासु अहं प्रथम स्थानं प्राप्तवान्। दिल्ली संस्कृत अकादम्या आयोजितासु मौलिक कथा लेखन प्रतियोगितासु अपि अहं पुरस्कारद्वयं प्राप्तवान्। मया अद्यावधि 4 पुस्तकानि विरचितानि। तानि सन्ति संस्कृत साहित्य में पर्यावरण चेतना, न्यग्रोध वृक्ष इन इंडियन ट्रेडिशन, अश्वत्थ इन इंडियन ट्रेडिशन रास पंचाध्यायी च। मया 5 पुस्तकानि अपि संपादितानि। तानि नामानि सन्ति स्मारिका सह अनुसंधान पत्रिका, लोकतंत्र और मीडिया, सनातनी, वैदिक समाज नीति राजनीति एवं अर्थनीति, शुक्ल यशो विलासः, शाश्वती च। मम शताधिक शोधपत्राणि विविधासु प्रतिष्ठासु शोधपत्रिकासु प्रकाशितानि सन्ति। कतिपय शोधपत्राणि तु वैज्ञानिक पत्रिकासु अपि प्रकाशितानि सन्ति। सामान्य पत्रिकासु समाचार पत्रेषु च अनेकाः लेखाः प्रकाशितानि सन्ति। शोध परियोजना द्वयस्य पूर्तिरपि मया कारिता। 3 शोधार्थिनः मम निर्देशने PhD उपाधिं प्राप्तवन्तः। 3 अन्याः मम निर्देशने शोधकार्ये संलग्नाः सन्ति। विविधेषु अन्ताराष्ट्रीयेषु राष्ट्रीयेषु च सम्मेलनेषु भागं गृहीत्वा तत्र मया शोधपत्राणि प्रस्तुतीकृतानि। अनेकासां शोधगोष्ठीनां
तकनीकी सत्रेषु अहम् अध्यक्षतां कृतवान्। अहं द्वयोः शोध संगोष्ठ्योः आयोजक सचिवः अभवम्। मम 30 संस्कृत वार्ताः आकाशवाणी द्वारा प्रसारिताः। विश्वविद्यालयेषु आयोजितेषु विविध कार्यक्रमेषु मम सहभागिता सर्वदा भवति। कतिपयेषु अन्ताराष्ट्रीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठीषु सत्राणां संयोजनम् अपि मया कृतम् इति। अस्तु, बहुशः धन्यवादः महोदय। महोदय, इसी श्रृंखला में मेरे मन में एक द्वितीय प्रश्न जो है वो जागृत हुआ है। द्वितीय प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि महोदय, पवित्र जो कुश है, दुर्गा के नाम से भी जिसे लोक व्यवहार में जाना जाता है, उसका सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक रूप से जीवन में क्या महत्व है, इसकी क्या उपादेयता है, इसको हम सभी जानना चाहते हैं। जो वनस्पतियों की लंबी सूची हम लोगों के पास उपलब्ध है, हमारा साहित्य बड़ा समृद्ध है इसको लेकर के, और कुश का स्थान अभी पितृपक्ष चल रहा है तो उसमें भी कुश का स्थान तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो खैर कुश का स्थान जो है वनस्पतियों की परंपरा में कुश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह उन वनस्पतियों में है जिसका उल्लेख वैदिक काल से आज तक, वैदिक काल में भी उसमें वैदिक साहित्य में भी उसकी चर्चा प्राप्त होती है, और आज के लौकिक साहित्य में और आधुनिक साहित्य में भी इस कुश की विवेचना हमको मिलती है, उसकी चर्चा हमें प्राप्त होती है। यह एक तृण विशेष है जो अपने सांस्कृतिक और औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में कुश का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसे तृणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसे मंगल कारक माना जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से कुश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी वनस्पति है जिसका प्रयोग देवताओं, पितरों और प्रेतों तक के लिए समान रूप से किया जाता है। स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृकर्म में पवित्री धारण करना आवश्यक है, और यह कुश से ही बनाई जाती है। कुश से जल छिड़कना, कुश को व्यक्ति अथवा देवता विशेष का स्थानापन्न मानकर उसकी पूजा करना, मंडप आदि की रचना में उसका प्रयोग तथा अन्य कितने ही धार्मिक कृत्यों में इसकी अनिवार्यता उसके सांस्कृतिक महत्व को स्वतः उद्घाटित कर देती है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी कुश का अत्यधिक महत्व है। ज्योतिष शास्त्र का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है बृहत् संहिता, और उसमें भी इसका संकेत प्राप्त होता है। बृहत् संहिता के अनुसार कुश के पुष्पों की वृद्धि से ईख की वृद्धि का संकेत मिलता है। उपनयन योग्य ब्राह्मण शिष्य को उपनयन के लिए वैद्य प्रशस्त तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र में तथा प्रशस्त दिशा में पवित्र स्थान में गोमय से लेप कर कुश बिछा देनी चाहिए। बृहत् संहिता में ही वास्तु विद्या के विवेचन के प्रसंग में विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न वनस्पतियों से युक्त भूमि की श्रेष्ठता की चर्चा की गई है। इसके अनुसार ब्राह्मणों के लिए कुश से युक्त भूमि श्रेष्ठ होती है। इस कुश के लिए दर्भ शब्द का भी प्रयोग बहुशः होता है, और प्रायः जितने निघंटुकार हैं और शब्द कोशकार हैं तथा कवियों ने भी इस कुश को और दर्भ को समान अर्थ में ही स्वीकार किया है, और कतिपय आचार्यों ने इनमें भिन्नता भी स्वीकार की है, परंतु वे गुण और कर्म में समान हैं। मैंने उनके जो औषधीय गुण हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है, वो समान माने गए हैं। निघंटु ग्रंथों में या अन्य शब्दकोशों में कुश शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, और
वे जो पर्यायवाची शब्द हैं वे इस कुश के वैज्ञानिक स्वरूप को, उसके सांस्कृतिक महत्व को और उसके औषधीय गुणों पर प्रकाश डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी धार्मिक कार्य जो है वह कुश के बिना संपादित नहीं हो सकता है। अब औषधीय दृष्टि से जहां तक प्रश्न है तो इसका तो विस्तृत विवेचन है, लेकिन मैं यहाँ पर भाव प्रकाश निघंटु और सुश्रुत संहिता को उद्धृत करना चाहूंगा। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार कुश जो है वह त्रिदोषनाशक, मधु तथा कषाय रस युक्त, शीतल एवं मूत्र कृच्छ, अश्मरी, त्रिषा, वस्त्र संबंधी रोग तथा रक्त प्रदर को दूर करने वाला है। सुश्रुत संहिता के अनुसार कुश वरुणादि गण के अंतर्गत गृहीत है और तदनुसार यह कफ, मेदनाशक, शिरहशूल, गुल्म एवं अंतः विद्रध को नष्ट करता है। इसी सुश्रुत संहिता में कुश को वीर तरवादि गण में भी रखा गया है और तदनुसार वह वात विकार नाशक, अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात की पीड़ा को शांत करता है। कुश तृण पंचमूल में गृहीत है। यह मूत्रदोष एवं रक्त तथा पित्त विकारों को नष्ट करता है। तो औषधीय गुणों से यह परिपूर्ण है, लेकिन एक बात ध्यान देने की, हमें मैंने जिसकी चर्चा कर ली गई तो हम उसका किसी न किसी रूप में तत्काल सेवन कर दें, ऐसा बात नहीं है। जो इसके विशेष जानकार हैं, जो इसमें सिद्धहस्त हैं, उनसे परामर्श लेकर के ही हमको औषधि के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि औषधि में मात्रा का बहुत अधिक महत्व होता है। जी महोदय, आपने सत्य कहा। जैसे कि संस्कृत साहित्य में सारी इतनी महत्ताधायक जो वनस्पतियां हैं उनका भंडागार है और उनका हम पठन पाठन सहजतया जनमानस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सहजतया आपने इतने सारे आलेख पत्रों को वहां पर लिखा है। मैंने आपके जो अध्यापन की जो यात्रा आपकी रही है उसको मैंने सूक्ष्मतया देखा, तो वहां पर पाया कि अनेकानेक वनस्पतियों के बारे में आपने अपने आलेखों को प्रस्तुत किया है और यह हम सभी के लिए उपादेय सिद्ध होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। महोदय, एक प्रश्न है मेरा। संस्कृत भाषा अध्ययन में आपकी रुचि बाल्यकाल से ही है। आपके विचार से भारत निर्माणार्थ संस्कृत भाषा समाज के विकास में क्या योगदान दे सकती है? संस्कृत भाषा के अध्ययन में रुचि तो बाल्यकाल से ही है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की रही है, तो स्वाभाविक रूप से बाल्यकाल से ही संस्कृत भाषा के प्रति अध्ययन में रुचि रही ही है और उत्तरोत्तर इसमें रुचि में समय के साथ वृद्धि होती गई। और यही कारण है कि इंटरमीडिएट की कक्षा में मैं विज्ञान का छात्र था, लेकिन संस्कृत में अत्यधिक अभिरुचि होने के कारण मैंने फिर स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय का ही चयन किया। अब संस्कृत भाषा जो है वह समाज के बहुपक्षीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती आई है और भविष्य में भी करती रहेगी। चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास, संस्कृत का महत्व किसी से छुपा नहीं है। वैज्ञानिक तत्वों के अन्वेषण में भी संस्कृत का योगदान उल्लेखनीय है। आज के समय में जब परिवार नाम की संस्था पर सर्वाधिक आघात हो रहा है, संस्कृत का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक होगा। संस्कृत भाषा का अध्ययन अर्थार्जन के अनेक द्वार भी खोलता है। राज धर्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। इति। जी महोदय। महोदय, एक प्रश्न मेरा और है। संस्कृत साहित्य में निहित वनस्पतियों का औषधीय महत्व क्या है, ये मैं जानना चाहती
बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक संस्कृत में हम लोग श्लोक सुनते रहे हैं बाल्यकाल से ही, और अब हम लोग सुनाते भी हैं अपने विद्यार्थियों को कि अमंतरम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकस्तत्र सुदुर्लभः। अर्थात बिना मंत्र शक्ति के कोई अक्षर नहीं, बिना औषधीय गुण के कोई पौधा नहीं, बिना गुण के कोई व्यक्ति नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जो हर वस्तु में गुणों को देख उन्हें उपयोग में ला सकें। वस्तुतः सभी वनस्पतियों का अपना अपना औषधीय गुण है। हम जैसे किसी किसी वनस्पतियों को कहते हैं कि नहीं ये जहर है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब विष की चिकित्सा करनी होगी तो फिर वही वनस्पति हमारे काम की हो जाएगी। तो सभी वनस्पतियों का अपना अपना औषधीय गुण है, और इन गुणों को जानने और समझने के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में भी औषधीय वनस्पतियों से संबंधित, उसके गुणों से संबंधित चर्चा प्राप्त होती है। अग्नि पुराण में भी औषधीय गुणों की चर्चा प्राप्त होती है वनस्पतियों की, वह उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी वनस्पतियों के औषधीय गुणों की चर्चा प्राप्त होती है। तो मैंने वेदों में भी, पुराणों में भी, और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय या निघंटु ग्रंथ जितने हैं, उन सब में वनस्पतियों के औषधीय गुणों की चर्चा प्राप्त होती है। जी महोदय, बहुत ही अच्छा इसका उत्तर आपका है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को। धन्यवाद महोदय। महोदय, जिज्ञासाएं जो है, एक जिज्ञासा तत्पश्चात शमन, फिर द्वितीय जिज्ञासा, फिर शमन, और फिर इस प्रकार से जिज्ञासाएं जो है वो निरंतर उजागर होती रहती हैं, और वही मुझे प्रेरित कर रही है कुछ और पूछने के लिए भी। महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो यूजीसी द्वारा प्रायोजित जो 88 ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप कोर्स कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, क्या यूजीसी के द्वारा ज्ञानवर्धन पाठ्य विषय वस्तु निर्धारण में भविष्योन्मुखी स्वविकास के साथ ही साथ स्वरोजगार को भी केंद्र में वहां पर रखा जाता है? पाठ्यक्रम में बिंदुओं को वहां पर ध्यान में या केंद्र में रखा जाता है? कृपया हम सभी के साथ साझा कीजिए। महोदय, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ओरिएंटेशन शब्द के लिए जो संस्कृत समकक्ष जो है वह उन्मुखीकरण है। तो उन्मुखीकरण कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो वह यह जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम है क्या, तो वह किसी नए लक्ष्य कार्य प्राप्त करने की दिशा में प्रारंभिक विस्तृत जानकारी या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो नए शिक्षक हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं, उनके लिए जो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है वही उन्मुखीकरण है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो इसमें स्वरोजगार के संबंध में चर्चा अपेक्षित नहीं रहती है। हाँ, जो भविष्योन्मुखी विकास के लिए तरह तरह की बातें इसमें की जाती हैं, और उस दृष्टि से इसकी उपादेयता है। स्वरोजगार की चर्चा अभी तक तो मैंने इसमें होते हुए नहीं देखी है। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में महोदय, मदीया जिज्ञासा एवं अस्ति द्वितीय रूपेण वनस्पति विज्ञाने संस्कृत छात्राणां कृते के रोजगारस्य अवसराः उपलभ्यन्ते? इदानीं यदा अशेष विश्वे निरापदम औषधम अन्विष्यमाणं वर्तते, तदा वनस्पति विज्ञान दक्षाः संस्कृत छात्राः आयुर्वेदीय औषधीय निर्माणे सिद्धाः भविष्यन्ति। मया पूर्वमेव उक्तं यत् नास्ति मूलम् अनौषधम्, अर्थात कोऽपि वनस्पतिः नास्ति यस्य औषधीय मूल्यं नास्ति। आवश्यकता अस्ति तेषां वनस्पतीनां औषधीय मूल्य ज्ञात्रीणां
ज्योतिषीय कार्येषु कर्मकांड विधिषु अपि वनस्पतीयानां महन् महत्त्वं वर्तते। अतएव वनस्पति विज्ञानिनः संस्कृतज्ञाः एतेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिवार्य रूपेण वृत्तिकाः लप्स्यन्ते। बहुत धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में मेरे मन में एक और जिज्ञासा जो है उत्पन्न हुई है। जिज्ञासा इस प्रकार है कि झारखंड राज्य में अभी जल्दी में ही वहां पर मुझे जाने का, रांची में झारखंड राज्य की जो राजधानी है, वह अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां पर भी ये मन में एक प्रश्न रहा, और आप भी झारखंड से हैं तो लगा कि इसका शमन हो जाएगा। महोदय, जिज्ञासा यह है कि जो झारखंड राज्य में धान्य निर्मित तोरण है वो प्रत्येक द्वार पर परिलक्षित होता है। सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से इसकी उपादेयता क्या है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। महोदय आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। अपने मन से ये म्यूट हो जाता है। तो जो झारखंड की संस्कृति या अन्यत्र भी, झारखंड में विशेष रूप से है, अन्यत्र भी नहीं है ऐसी बात नहीं है, अन्यत्र भी है। चूंकि अब उत्तर प्रदेश भी तो बराबर आना जाना मेरा होता ही है, विशेष रूप से वहां तो निरंतर आना जाना होता है, तो वहां भी है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष उस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो झारखंड की संस्कृति में जल, जंगल और जमीन का अत्यधिक महत्व है। तो जो झारखंड के मूलवासी अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनोपज पर ही आश्रित होते हैं। आधुनिक परिवेश में किंचित परिवर्तन अवश्य आया है, परंतु जल, जंगल और जमीन से उनका संबंध अभी भी उतना ही गहरा है। वैसे भी धान्य शब्द धन से बना है, अतः समृद्धि का प्रतीक है। झारखंड के निवासियों के जीवन में यह समृद्धि का द्योतक है, और प्रकृति के उपासक होने के नाते इनके सारे पर्वों जैसे सरहुल, कर्मा आदि में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियां प्राकृतिक हुआ करती हैं। प्रकृति से इसी निकटता के कारण धान्य निर्मित तोरण दृष्टिगत होते हैं। अब चूंकि इस प्राकृतिक चीजों को इतना अधिक यहां महत्व दिया गया है कि उसको क्षति पहुंचाने के लिए लोग सोचते भी नहीं हैं, उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं। तो इस दृष्टि से उनकी पर्यावरण के प्रति जो उनकी अवधारणा है, उनकी जो चेतना है, वह भी अत्यंत श्लाघनीय है। जी महोदय, आपने सत्य कहा कि तोरण का प्रचलन यहाँ मतलब लगभग भारत के हर राज्य में देखने को मिलता है। पर मेरे मन में जिज्ञासा इस प्रकार ही थी केवल कि वहां पर प्रायः हमने घरों के बाहर जो है वो धान्य निर्मित तोरण को ही देखा, तो बस उसी कारण से ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और इसी क्रम में महोदय हमारी अन्य जिज्ञासा इस प्रकार है कि संस्कृतानुरागिणां कृते संस्कृतस्य सारल्येन अवबोधनाय झारखंड राज्ये काः परियोजनाः सक्रियाः सन्ति? संस्कृतस्य सारल्येन अवबोधनाय संस्कृत भारत्याः बहुविधाः कार्यक्रमाः अत्र प्रचलिताः सन्ति। प्रमुखाः सन्ति गीता शिक्षण केन्द्रस्य परिचालनं, संस्कृत संभाषण शिबिराणि, बाल संस्कार केन्द्राणां संचालनम्। अस्तु महोदय, और इसी क्रम में एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न मेरा है यहाँ पर कि संस्कृत और संस्कृति और समाज को समर्पित ये जो संस्कृतांतर वीक्षा कार्यक्रम है, इस मंच के निमित्त आप व्यक्तिगत रूप से वैविध्य ज्ञान से मंडित किन विद्वान का नाम आप अग्रिम श्रृंखला के लिए प्रस्तावित करना चाहेंगे?
महोदय आपका म्यूट हो गया है पुनः। आगामी कार्यक्रम के लिए मैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय रांची के साहित्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी का नाम प्रस्तावित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार महोदय इसके लिए, और हम आपसे इसके लिए आगे संपर्क करना चाहेंगे महोदय जी के संदर्भ में। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। महोदय नमो नमः। महोदय मेरा इस संदर्भ में एक प्रश्न है कि आधुनिक समय में ज्योतिष शास्त्रस्य छात्र जीवने किं महत्वं वर्तते? महोदय आप पुनः म्यूट हो गए हैं। छात्र जीवने ज्योतिष शास्त्रस्य महत्वम् अत्यधिकं वर्तते। वस्तुतः तदंगेषु ज्योतिषस्य महत्वम् अत्यधिकम्। शास्त्रेऽस्मिन् सौरमण्डलस्य स्वरूपं रहस्यं च, खगोलस्य स्वरूपं, पृथिव्याः आकारः, चन्द्रस्य परिकल्पना, ग्रह विषयक सिद्धान्ताः, वेधशाला यन्त्राणि, नक्षत्रमण्डलानि, आकाशगंगादयश्च विविच्यन्ते। ज्योतिर्विज्ञाने ऋतुविज्ञानं, वास्तुविज्ञानं, दृक्विज्ञानं, जातक फल कथनं, कृषि विज्ञानं, व्यक्ताव्यक्त गणित विद्या, वृक्षायुर्वेदः, ग्रह चिकित्सा, भूकंपः, उत्पातः, खगोल भूगोल दृगगोल विज्ञानी, रत्न विज्ञान बहुविध विषयाः विद्यन्ते। साम्प्रतं तथ्यमिदं प्रायः सर्वैः एव ज्ञायते यत् सौरमण्डले अनेके ग्रहाः, नक्षत्राणि, तारामण्डलम्, आकाशगंगा, पृथिवी, जलम, वायुः, आकाशादि तत्वानि विद्यन्ते। सर्वेषु एतेषु तत्त्वेषु घर्षणम् आकर्षणं च सततं चलति। एतत् फलस्वरूपं नानाविधाः विस्फोटाः काले काले जायन्ते। एतेषां सुस्पष्ट प्रभावाः मनुष्याणां, जीवजन्तूनां, वनस्पतीनां, पर्यावरणस्य चोपरि परिलक्ष्यन्ते। ज्योतिषशास्त्रं सर्वेषाम् एतेषां सूक्ष्माध्ययनं विधाय मानवजीवनं सुखमयम् अनामयं च कर्तुम् इच्छति। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रेषु प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां समन्वयः यदि आधुनिक विज्ञानेन सह भविता तर्हि सर्वो लोकः सानन्दः जीविता। भारतीय संस्कृतौ विविध यज्ञानाम् अनुष्ठानं कल्याणकामिनां कृते परमावश्यकं विद्यते। यज्ञं विहाय अन्यानि सर्वाणि कार्याणि संसारे बंधन कारणानि भवन्ति। परंतु यज्ञानुष्ठानार्थं विशिष्ट समय ज्ञानम् अनिवार्यम्। यज्ञस्य साफल्यार्थम् इदं परमावश्यकम् आस्ते यत् तस्य समारंभः समाप्तिश्च अनुकूल ग्रह ज्ञानानुसारं भवेत्। यज्ञ विशेषाणां कृते समय निर्धारणं नितान्तं प्रयोजनीयम् अस्ति। कालञ्च पृथक् पृथक् नक्षत्रैः सूर्य चन्द्रमसोः स्थित्यामयतमस्ति। यज्ञाः कालाधीनाः सन्ति इति स्पष्टम्। मानव जीवने उत छात्र जीवने ज्योतिर्विज्ञानस्य आधुनिक संदर्भे बहवः अपेक्षाः सन्ति। वस्तुतः अस्य विज्ञानस्य सार्वदेशिकं, सार्वकालिकं, सार्वजनीनं च महत्त्वं वरीवर्ति। व्युत्पन्नो ज्योतिषी अस्माकम् आप्त मार्गदर्शको भवति। सिद्धदैवज्ञस्य भविष्यवाणी कदापि अन्यथा न भवति। अस्मिन् प्रसंगे इदं तु स्मरणीयमेव यत् जीवने साफल्यार्थं भाग्य पुरुषार्थयोः द्वयोः आवश्यकता भवति।
एकेन चक्रेण यथा रथो न चलति तथैव केवलं भाग्येन अथवा केवलं पौरुषेण जीवनं न चलति। माघ साधु कथयते नालंबते दैष्टिक्तां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ शतकविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। अत्रापि ज्योतिष शास्त्रस्य महती अपेक्षा वर्तते। शास्त्रमिदं स्फुटं निर्दिशते यत् कदा अस्माकं भाग्योदयः भविता कस्मिन् काले पुरुषार्थस्य आवश्यकता वर्तते, केन उपायेन कार्यं सिद्धिः भविष्यति, कस्मिन् समये चास्माभिः अतीव सावधानेन भवितव्यं, ग्रह शांति कथं भवेत्, कथं भवति, शुभ मुहूर्तः कदा भवति इति। ज्योतिषी कस्यापि जनस्य जन्म पत्रिकां निर्माय तद् अध्ययनं कृत्वा जीवनस्य सर्वविध घटनानां विश्लेषणं विदधाति। रोगग्रस्तानां जनानां कृते ज्योतिषशास्त्रम् उपकारी शास्त्रं वर्तते। ज्योतिषशास्त्रे रोगहेतुः, रोगचिन्तनं तथा रोगनिवारणस्य विशदं वर्णनं प्राप्यते। ज्योतिषशास्त्रेषु उल्लिखितेषु विविधान् सिद्धान्तान् अनुसृत्य रोगार्तानां विविध व्याधि प्रपीडितानां च चिकित्सा सुविधा पूर्वकम् अल्प समये अल्प व्ययेन अल्प श्रमेण च भवितुम् अर्हति। ग्रह योगस्य बलाबलं विचार्य यत् चिकित्सा भवेत् तत्तु सा नूनं कल्याणकारिणी भवेत्। रोगग्रस्तः व्यक्तिः केन रोगेण ग्रस्तः अस्ति अस्यापि विवेचनं ज्योतिष ग्रंथेषु प्राप्यते। भारतीय अर्थव्यवस्था वृष्टेः उपरि आश्रिता वर्तते। वृष्टिः कदा भविष्यति, वृष्टेः मात्रा किं भविष्यति इत्येवं विधाः प्रश्नाः कृषकजनानां, सामान्यजनानां कृते च अतीव महत्वपूर्णाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणां, नक्षत्राणां च दशाम् आकल्य वृष्टिविषयकाः नानाविधाः सिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति। एते सिद्धान्ताः साम्प्रतिके काले प्रासंगिकाः वर्तन्ते। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य भूयिष्ठा प्रासंगिकता वर्तते एव इति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, इसी संदर्भ में मेरा दूसरा एक प्रश्न ये है कि संस्कृत क्षेत्र से संबंधित ऐसा कोई विचार या प्रकल्प है जो रोजगार की ओर उन्मुख कर सके वर्तमान में? संस्कृत विद्या के अध्ययन से अनेक प्रकार के रोजगारों के द्वार खुलते हैं। जिन रोजगारों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अपेक्षित है, उन सारे रोजगारों के लिए संस्कृत के छात्र योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग में संस्कृत विषय रखकर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे सफलता का मार्ग सुगम हो जाता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों के अध्येताओं के लिए अलग अलग रोजगार हैं। जैसे आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में रोजगार पा सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग का आश्रय ढूंढ रहा है। ऐसे में योग शास्त्र का अध्ययन करने वाले योग विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसी प्रकार कर्मकांड और ज्योतिष के द्वारा भी रोजगार किया जा सकता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि में जहां भाषाई दक्षता की आवश्यकता है, वहां संस्कृत का ज्ञान बहुत उपादेय है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के संस्थानों में जहां हिंदी अधिकारी की आवश्यकता है,
उसमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक बनने का मार्ग तो प्रशस्त है ही। भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए संस्कृत विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। अतः संस्कृत के छात्र भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्ति पा सकते हैं। वैसे भी संस्कृत वांग्मय में अर्थागम और अर्थकरी विद्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और जो 64 कलाएं हैं, आजकल हम लोग बहुत वोकेशनल एजुकेशन इसकी चर्चा करते हैं, तो इसकी चर्चा अगर हम जाए, जो 64 कलाएं हैं, कहीं कहीं तो 120 128 कलाओं की भी चर्चा प्राप्त होती है। तो उस पर हम विवेचना करें तो उससे और भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, सरकारी क्षेत्रों में ही नहीं, जो सरकार से इतर जो क्षेत्र हैं, चाहे जो स्वरोजगार है, चाहे जो निजी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में उन जब कलाओं का हम अध्ययन करेंगे तो हमको रोजगार के अवसर सद्यः उपलब्ध होंगे। लेकिन उसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि हमें पूरी निष्ठा के साथ उसमें हमें अपना पूरा प्रयास करना होगा। और अनभ्यासम विषम विद्या, अब अभ्यास नहीं करेंगे और बोलेंगे कि काम सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर तो कोई चारा ही नहीं। बहुशः धन्यवादाः। अद्यतनीया या संस्कृतान्तरवीक्षा वर्तते, तत्र सम्यक् रूपेण विविधविषयं स्वीकृत्य महोदयेन स्वकीय यानि कार्याणि सन्ति, अपि च यत् करणीयम् अस्ति तेषां तासां सर्वेषां च विशदरूपेण विवरणं दत्तवन्तः महोदयाः। इसी क्रम में अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं आज श्री पवन मेहता जी, और आप पूर्णतः प्रथित हैं, आपका परिचय अतिरिक्त रूप से देने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों के संस्कृत कार्य के मध्य में जुड़ जुड़ करके हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, या कह सकते हैं एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जब रस की चर्चा आप करते हैं तो वहां पर आलम्बन के साथ साथ उद्दीपन होता है। तो आलम्बन अगर हम मानते हैं, जो कि आज आचार्य धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी हम लोगों के साथ हैं, तो उद्दीपक के रूप में आज पवन मेहता जी यहाँ पर उपस्थित है। यद्यपि इसमें हम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं रिकॉर्डिंग के समय में, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से स्पेशल इनवाइटी के रूप में आज हैं ये हमारे समक्ष। इनका यह प्रश्न है, हालांकि हमने कहा था इनको जो साक्षात प्रश्न पूछे तो बेहतर रहेगा, लेकिन इन्होंने 2 प्रश्न रखा है। हालांकि सरिता जी ने प्रश्न पहले भी एक उठाया था यहाँ पर, जो कि रोजगार को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से आपने प्रतिपादन भी किया। यहाँ पर एक प्रश्न ये कह रहे हैं कि रोजगार के जो उपाय हैं, अर्थात उसको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। अर्थात एक तो रोजगार जो है उनके संदर्भ में चर्चा हुई है, इनका थोड़ा सा अलग प्रश्न है, जो कि संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, जिससे कि संस्कृत के जो छात्र हैं उनको रोजगार सहजतया प्राप्त हो सके। एक यह प्रश्न इनका है अतिरिक्त में। और दूसरा इन्होंने बाद में प्रश्न किया है कि प्राइवेट सेक्टर में संस्कृत स्टूडेंट्स जो हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। ये 2 प्रश्न हैं, इनके संदर्भ में हम महोदय से निवेदन करेंगे जो कि इसका समाधान करें दिग्दर्शन में, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये प्रशासन में है, तो जो हम लोग कहेंगे उनको मेहता महोदय जो हैं वो किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो सके, ये भी हम लोग अपेक्षा रखेंगे। क्योंकि हम लोग केवल कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, कर्तव्य अधिकार दोनों, अगर अधिकार है वही कर्तव्य है किसी का, तो हम लोग कर्तव्य पथ पर हैं, तो हमारा अधिकार होता है कि इनको कहें जो हम लोग कह रहे हैं। फिर जहां पर भी संभव है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए भी आप जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है हमें ध्यान है, जो कि शुरू से आप
इसका देखरेख करते रहे हैं मंत्रालयीय स्तर पर। तो इसी कारण से हम एक रास्ता हम देखेंगे कि आगामी पीढ़ी जो है उसके लिए क्या हो सकता है, किस तरह से, तो ये हम लोग उपस्थापित कर सके। हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी संक्षेप में एक सार रूप में आप अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन करें। अब इस संदर्भ में मैंने तो सामान्य चर्चा की थी, लेकिन अब मैं एक श्लोक की चर्चा करते हुए फिर मैं उधर जाने का प्रयास करूंगा। संस्कृत में एक श्लोक है, अर्थागमो नित्यम आरोगिता च। अर्थागमो, ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या शुरू कर रहे हैं, अर्थागमो। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्य प्रियवादिनी च, वशश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या। दो, एक अर्थागमो और फिर अर्थकरी। अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। तो जो 6 सुख है उसमें पहला अर्थागम और फिर अंतिम में अर्थकरी विद्या। तो हमारे यहाँ अर्थकरी विद्या को बड़ा महत्व दिया गया है, अर्थागम को बुरा नहीं माना गया है। बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जिसमें कि केवल अर्थागम को महत्व है, बहुत सारी हैं जहाँ केवल अध्यात्म को महत्व है। हमारे यहाँ समन्वय है, धर्म और मोक्ष का अनुशासन है, उस अर्थ पर यह सही है, लेकिन अर्थ को महत्व कम नहीं दिया गया है। इसीलिए जो कुछ भी यहाँ पर है, जैसे मैंने कलाओं की जो चर्चा की, वो सामान्य रूप से आजकल वो हम लोगों के द्वारा भुला दिया गया है, और वहीं से बहुत सारी चीजों को लेकर के नए नए रोजगार के जो कहते हैं कि मैंने नए रोजगार का सृजन कर दिया। नया उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहां पर है। हाँ, देखिए समस्या क्या हो गई है आजकल की, जो संस्कृत के जो छात्र हैं उनको विज्ञान चाहे वाणिज्य, यद्यपि नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसमें इस पर थोड़ा बल दिया गया है, लेकिन पूर्व में ऐसा नहीं था। संस्कृत वाले को विज्ञान नहीं पढ़ने दीजिएगा, वाणिज्य नहीं पढ़ने दीजिएगा, विज्ञान वालों को संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे, तो इसलिए बहुत सारी समस्या हो गई। इसलिए उन लोग इसके जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उसको नहीं जानते हैं, उसके जो कलाएं हैं, जो पुराणों में विभिन्न तरह की कलाओं की चर्चा है, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है उसमें जो कलाओं की चर्चा है, और भी ग्रंथों में उसकी चर्चा है, तो उसमें बहुत सारे, यहाँ तक कि चौर कला भी है, चोरी की भी कला किस तरह से है वो भी, उसकी भी चर्चा उन कलाओं में है। तो बाकी और क्या विस्तार होगा उसको आप समझ सकते हैं। तो उसका सम्यक अध्ययन हो, और चूंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है, भिन्न रुचि ही लोकस्य, लोगों की रुचियां भिन्न भिन्न है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट रूप से हमारा जो मनोमस्तिष्क है उसका द्वार खुलेगा, और फिर रोजगार के जो अवसर है वो स्वयं ही उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से स्वरोजगार के जो संसाधन है वो विशेष रूप से उपलब्ध होंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और वैसे रोजगार के अतिरिक्त जो संस्कृत की जो मूल जो संस्कृत का उद्देश्य है, अर्थकरी विद्या तो है ही, लेकिन एक चीज और हमको ध्यान में रखना है, और इसलिए संस्कृत सबके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए, और जिसका हमको संकेत वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और पहला प्रश्न कि चारित्रेण चको युक्तः, समझिए हमारा आदि काव्य है और आरंभ हम क्या कर रहे हैं, चारित्रेण चको युक्तः। तो सब चीज है, लेकिन चरित्र का भी महत्व होना चाहिए, वो अलग नहीं हो जाना चाहिए। और जो निजी क्षेत्र हैं उसमें भी, अब जैसे अब आपके जो पतंजलि की जो औषधियां हैं बाबा रामदेव की, वो तो निजी क्षेत्र ही है। निजी क्षेत्र में उन्होंने अपना इतना पांव फैलाया है और सम्यक रीति से वो काम कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ऊपर नीचे तो खैर सर्वत्र होता है, लेकिन उनका प्रयास श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। तो हम निजी क्षेत्र में, अच्छा निजी क्षेत्र में हम अब कंप्यूटर के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे और भी दूसरा जो प्रबंधन के क्षेत्र में चले जाएं, तो एक श्लोक हमको स्मरण आ रहा है, उससे हम जहां जाएंगे वहां अपनी श्रेष्ठता, चाहे उस विद्या की जो श्रेष्ठता है उसको हम और बढ़ाएंगे। जो कि 2 श्लोक मुझे याद आ रहे हैं इस संदर्भ में। एक है सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। एक है ये है, और एक सर विलियम जोन्स के पास लोग गए थे इसी संस्कृत में कुछ संकट की स्थिति को लेकर के, तो उन्होंने ये कहा था कि यावत गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम सर्वदैव समुन्नता येन वैदेशिका वयम्।
यावत, अब इसके आरंभ का जो श्लोक है, यावत भारत वर्षम स्यात् यावत विंध्य हिमाचलौ यावत गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम इति। बहुत सार संक्षेप में, सारगर्भित रूप में आपने दिग्दर्शन किया, क्योंकि संस्कृत का जो अध्ययन है उसका मूल उद्देश्य जो है वह, और वर्तमान कालिक जो उद्देश्य है, उन दोनों का ही समन्वय यहाँ पर महोदय ने बताने का प्रयास किया। वस्तुतः देखिए, जितने भी हम बात कर रहे हैं ये सभी चर्चाएं की गई है, उस समय में भी ये समस्याएं थी। जैसे अभी षडजीव लोके सुखानि राजन जो कहा गया है, तो ये पूरा दैनंदिन जीवन को ध्यान में रख करके कहा गया है। अर्थकरी विद्या किस तरह से होनी चाहिए, आप दूर मत जाइए, आप अर्थशास्त्र को देखिए, जो पृथ्वी लाभे पालने जो करते हैं, वहां पर जितने प्रकार के जो विद्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई है। जहां तक आप आते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आप आज देखिए, क्योंकि अगर आप वर्तमान कालिक जो परिस्थिति है उसमें IKS और संगणकीय क्षेत्र जो है, या ज्योतिष, जितने भी अप्लाइड पार्ट है संस्कृत के, वो अगर आप देख लें तो ये स्पष्ट हो जाता है जो कि उतने लोग नहीं है। आज ही एक चर्चा हो रही थी अनौपचारिक रूप से, जो कि एक वेबसाइट तैयार होना है किसी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन का, और उनके लिए उनको वेबसाइट डिजाइनर नहीं मिल रहा है। तो आपको प्रश्न, आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या डिजाइनर की कमी हो गई है क्या भारतवर्ष में? नहीं, डिजाइनर है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये है कि जो संस्कृत कंटेंट है उसको लेकर के जो डिजाइन करेगा, क्योंकि डिजाइनर जो है संस्कृत नहीं जानते हैं, जो संस्कृत जानते हैं वो डिजाइनिंग नहीं जानते हैं। तो अब जो अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति है वो इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो आप अध्यापन कर ही रहे हैं, अध्ययन कर ही रहे हैं, साथ साथ अर्थकरी विद्या वर्तमान समय में कैसे हो, उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके हम आगे कार्य करें। बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न उठाया है, और यहाँ पर मुख्य संयोजिका है, उनको हम कहेंगे जो कि ये टॉपिक नोट कर लेने के लिए, इस पर हम आगे विस्तृत चर्चा, एक एक्सपर्ट टीम जो है उनको एक बार हम फिर से आमंत्रित करेंगे, जिनमें हम महोदय को, आचार्य धनंजय वासुदेव द्विवेदी महोदय हैं, इनको हम पुनः एक बार इसमें आमंत्रित करेंगे, जो जब उसमें केवल एक्सपर्ट का पैनल डिस्कशन होगा उसमें, और ये टॉपिक लेकर करेंगे, क्योंकि ये इस टॉपिक पर बहुत कुछ मटेरियल भी नहीं मिलता है। और हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी लेकर के कार्य कर रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता क्या है, क्या क्या हो रहा है, इन सबको लेकर के एक चर्चा का हम तैयार करेंगे। वस्तुतः हमने संस्कृतांतर वीक्षा जो प्रारंभ किया था 15 सितंबर 2020 को, यही उद्देश्य रखा गया था जो कि संस्कृत जगत में कुछ ऐसा हो जो कि क्रिएटिविटी के साथ हो। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं पर पद पर नहीं है, कहीं भी उनका अलग से विशेष योगदान नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वैयक्तिक स्तर पर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाया जाए। और हमने देखा था जो कि आचार्य धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी हैं, इनका जितने भी जानवी पत्रिका में भी इनका बहुत सारा आलेख प्रकाशित हुआ है। आप जाकर के पढ़ेंगे, आप देखेंगे जो कि इन्होंने फोकस करने का केंद्रीय भूत जो विषय वस्तु है उनको इन्होंने उपस्थापित किया है, जो सामान्य रूप से आप अन्य आलेखों में नहीं देखेंगे। और यही सब देख करके यहाँ पर जो ये मुख्य संयोजिका हैं, यहाँ पर मार्गदर्शिका जो है, इन लोगों ने निर्णय लिया नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। क्योंकि ये जो संस्कृतांतर वीक्षा है, इसमें यद्यपि निवेदन तो बहुतों का आता है जो कि हम यहाँ पर संयोजक के रूप में कार्य करें। आज भी हमें ध्यान है जो कि एक निवेदन आया था, मुख्य संयोजिका से डिस्कशन हो रहा था, लेकिन फिर ये हुआ जो कि नहीं, उनको 2 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद उनको इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि इसकी गंभीरता को वही समझ सकते हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर के हमने इसको निरंतर हमने किया है, और बहुत अच्छा लगा आज जितना भी कार्यक्रम हुआ। अब आगे की प्रक्रिया जो है उसके लिए जो प्रतिनियुक्त है उनको हम हैंड ओवर करते हैं।
धन्यवाद सर। नमस्सभाये, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार है। आज के मैं ज्ञापन के लिए उपस्थित हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि हैं डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी, जो अपने आकर्षित व्यक्तित्व के द्वारा हमें आदरणीय महोदय जी, आपके शब्द से हमें सीख मिली है और प्रेरणा भी मिली है, और आपको संस्था की सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद समर्पित करती हूँ। और हमारे आज के विशेष आह्वानित हैं पवन मेहता जी, उनको भी हमारे परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हम सबको प्रेरणा स्रोत और हम सबको एक धागे में और एक माला में भिरोने वाले हैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, उनको भी हमारी हम सभी आभार है। धन्यवाद महोदय जी। हमारी इस संस्कृत अंतर्वीक्षा के मार्गदर्शिका है डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, और मुख्य संयोजिका है डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी। मैं सभी की तरफ से उनको भी अपने धन्यवाद देती हूँ। संस्कृत अंतर्वीक्षा के विविध अंतों से एकत्रित हुए संयोजक वर्ग है सुश्री सागरिका भट्टाचार्य, श्री पुष्पराज शर्मा जी हैं, श्रीमती शैलजा ठाकुर है, और उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। तकनीकी संयोजन के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तकनीकी संयोजक करने वाले राहुल श्री कुमार को धन्यवाद करते हुए मैं बात समाप्त हूँ। श्री कृष्णार्पणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी